मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 9वाँ महीना चल रहा था, मेरी प्रेगनेंसी का टाइम भी करीब था। मेरा पति कभी कभी आधी रात को बुरी तरह चिल्लाकर उठता, जैसे उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। जब कोई औरत डरकर चिल्लाती है तो वह एक नॉर्मल चीख समझी जाती है, लेकिन जब एक आदमी डरकर चिल्लाता है तो उसकी चीख कुछ अजीब सी होती है। मेरा दिल बैठ गया और डर की वजह से मुझे दर्द होना शुरू हो गया। मेरा पति अभी तक अपने होश में नहीं आया था कि मुझे देखकर कहने लगा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। और मैं हैरान रह गई, जिस बच्चे के लिए उसने इतनी मेहनत की और इंतजार किया, जब आज वह इस दुनिया में आने वाला था, तो ये क्यों कहने लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। मैं तो अपने दर्द में थी। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। कहने लगा, नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं जल्दी अपनी सास के कमरे की तरफ गई। मैंने उनको बताया कि आप मुझे अस्पताल लेकर चलिए, आपका बेटा तो न जाने क्या अनाप शनाप बके जा रहा है। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी, वो मुझे अपने साथ ले गई और फिर पति भी हमारे पीछे से अस्पताल पहुंच चुका था। बच्चा पैदा होने ही वाला था। जब मुझे मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ आई, उससे पहले ही मेरा पति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसने देखा कि मेरा नाम शोभा है। मेरी ज़िंदगी की कहानी बड़ी अजीब है। मेरी शादी रोबिन नाम के आदमी से हुई थी। वह देखने में एक आम सा आदमी था और मैं काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से ही उन लोगों ने ये रिश्ता मांगा था। रोबिन के घर वाले, खास तौर पर उसकी माँ, मेरी शक्ल सूरत देखकर बहुत खुश होती थी। वह कहती थी कि उनके बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है जो इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है उसे। मेरे माँ बाप ने भी यही समझा कि लड़का शरीफ है, कमाता है और उसकी माँ भी बहुत अच्छी औरत है, इसलिए मेरी शादी कर मुझे विदा कर दिया गया। मेरी शादी हो गई, नई जिंदगी मेरी शुरू हो गई और मेरी माँ ने विदाई के टाइम समझाया था कि मर्द की खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी कमाई को देखी जाती है। मुझे भी यही लगा। रोबिन अगर ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो क्या हुआ, उसकी कमाई बहुत अच्छी है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करता था। हमारी शादी की पहली रात ही रोबिन ने कहा कि उसे बच्चों का बहुत शौक है। मैं ये सुनकर खुश हुई कि आजकल ऐसे मर्द भी हैं जो बच्चों को पसंद करते हैं, वरना अक्सर लोग ये कहते हैं कि बच्चे ना हो तो अच्छा है। मुझे खुद भी बच्चों का बहुत शौक था। बचपन से ही मैंने सोच रखा था कि जब शादी होगी तो जल्द से जल्द मैं माँ बनूंगी। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी। मैंने अभी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बहुत कम लिए थे, ना ही मैंने कभी किसी बड़ी परीक्षाओं का सामना किया था। रोबिन बहुत प्यार करने वाला पति साबित हुआ था। मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, मेरा ख्याल भी रखता था, हर वक्त मुझे खुश करने की कोशिश करता रहता था। वह ज़्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। वह मॉल में स्टोर मैनेजर था, तनख्वाह ठीक ठाक थी। इस हिसाब से वो काफ़ी समझदार भी था। कुछ महीने के बाद मैं खुशी खुशी डॉक्टर के पास गई ताकि मैं अपनी सेहत का और प्रेगनेंसी का चेकअप करा सकूं, क्योंकि मुझे कई दिनों से उल्टियां आ रही थी। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोबिन को बताया तो वो बहुत खुश हुआ और घर में सबको खुशखबरी सुनाई। सब बहुत खुश हुए, खासकर मेरी सास। वो मुझसे कहने लगी कि वो हमेशा से पोते पोतियों की इच्छा करती थी और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। जब मेरा दूसरा चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने हैरान करने वाली खबर सुना दी। मैं एक साथ 2 बच्चों को जन्म देने वाली थी। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई। रोबिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बार बार यही कहता था, भगवान ने हमें एक साथ 2 खुशियां देने का फैसला किया है। मैं भी बेहद खुश थी। रोबिन ने मेरी हर मुमकिन तरह से मेरी सेवा शुरू कर दी थी। वह हर वक्त मेरा ख्याल रखता था। जैसे ही मैं किसी चीज़ की इच्छा करती तो वह जल्दी पूरी कर देता। रोबिन के हालात ज़्यादा खुशहाल तो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसने मेरे आराम के लिए नौकरानी रख ली थी। वह अपनी माँ से कहता, शोभा को कोई काम ना करने दिया जाए। मेरी सास भी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। वह खुद मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी, मेरे आराम का ध्यान रखती थी और मुझे एक पल के लिए भी परेशान ना होने देती थी। मुझे अपनी सास में अपनी माँ नज़र आने लगी थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो मुझे ही अपनी बेटी समझ रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे घर और ससुराल में हर कोई आने वाले 2 बच्चों का इंतज़ार कर रहा था। मैं भी बहुत सपने देख रही थी। मैं सोचती थी कि हमारा घर एक साथ 2 बच्चे आएंगे, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। रोबिन हर दिन मुझसे कहता कि मैं उनके लिए क्या क्या करूँगा, कैसे उनकी परवरिश करूँगा और हम दोनों उनको घुमाने लेकर जाया करेंगे। मैं उसे देखकर हंस देती थी और कहती थी, तुम अभी से इतने खुश हो रहे हो, लगता है वह दोनों बच्चे आने के बाद
तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशनसीब आदमी बन जाओगे। फिर एक दिन हम दूसरी बार चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। मैं पहले से ही बहुत खुश थी, लेकिन डॉक्टर का चेहरा देखकर मेरा दिल डूबने लगा था। डॉक्टर ने चुप से रिपोर्ट को ध्यान से देखा, फिर धीरे से कहा कि मेरा बच्चा खराब हो चुका है। ये शब्द मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरे। मैं बिल्कुल परेशान रह गई। मैंने रॉबिन की तरफ देखा, वो भी पत्थर की तरह खड़ा था। डॉक्टर ने कहा प्रेगनेंसी का तीसरा महीना शुरू होना था, न जाने किस वजह से बच्चा खराब हो गया है। डॉक्टर ने तसल्ली दी, अभी मेरी जान बच गई है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे लिए ये सब सुनना इतना आसान नहीं था। मेरे 2 बच्चे मुझसे छिन गए थे। मैंने जो भी सपने उन बच्चों के लिए सजाए थे, वे सारे के सारे एक पल में बिखर गए थे। रॉबिन की हालत भी खराब थी। वह इतने सदमे में था जैसे उन बच्चों को वो अपने हाथों में खिला चुका था, फिर किसी ने उससे छीन लिए हों। वह अस्पताल में मुझसे ज़्यादा चुप हो गया था। मैंने आंसू बहाते हुए उसकी तरफ देखा, बस वह खाली नज़रों से ज़मीन को ही घूर रहा था। जब हम घर वापस आए तो सब ने हमें तसल्ली देने की कोशिश की। मेरी सास ने कहा कोई बात नहीं, भगवान फिर से तुम्हारी कोख को भर देगा। मेरी माँ ने फ़ोन पर तसल्ली दी, अभी तुम्हारी उम्र कम है, भगवान चाहा तो जल्दी फिर से खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन रॉबिन किसी बात से तसल्ली में नहीं आ रहे थे। वे चुप हो गए थे। मैंने उनकी आंखों में वह चमक खोती हुई देखी थी जो हमेशा मुझसे बात करते हुए वो कहा करते थे। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, हमें हिम्मत रखनी चाहिए, सब कुछ भगवान के हाथ में है। लेकिन वह बहुत दिनों तक परेशान रहा और रातों को जाग जाता, चुप बैठा, सोचता रहता। अक्सर ही वह दूसरे ख्यालों में किसी दुनिया में गुम हो जाता। मैं उसे देखती रहती, खुद भी परेशान हो जाती। जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। शादी के बाद जो खुशी मिलनी थी वह एक पल में बिखर कर रह गई थी। मुझे नहीं मालूम था आगे क्या होगा। क्या हमारा रिश्ता इसी तरह खराब हो जाएगा? क्या रॉबिन की मायूसी कभी कम नहीं होगी? लेकिन एक बात सच थी, वह किस्सा हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल चुका था। मेरे पति का एक बहुत ही जिगरी दोस्त था जिसका नाम गुड्डू था। वो मछलियों का काम करता था, अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये आदमी बहुत बुरा लगता था। उसकी शक्ल देखकर ही मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे वो कोई जालिम इंसान है। जब मैंने अपनी सास से इस बारे में बात की तो वह हंसने लगी और बोली कि तुम्हें वैसे ही बुरा महसूस हो रहा होगा, जबकि वो बहुत अच्छा लड़का है। वह तो तुम्हारे पति का सबसे अच्छा दोस्त है और रॉबिन को उस पर बहुत भरोसा है। रॉबिन ने भी मुझे कई बार समझाने की कोशिश की कि गुड्डू पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह तो कहता अगर कभी कोई समस्या हो और मैं घर पर ना रहूं तो तुम बिना झिझक गुड्डू को फ़ोन कर लेना। उसने मेरे मोबाइल में गुड्डू का नंबर ज़बरदस्ती सेव कर दिया था ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो मैं जल्दी गुड्डू को बुला सकूं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस आदमी से हमेशा एक अजीब सा डर महसूस होता था। वह जब भी घर आता तो कहता भाभी मछली लेकर आया हूँ, और फिर मुझसे कहता कि भाभी आज अच्छा सा मछली बना देना। रॉबिन भी उसके साथ बहुत हंसी मजाक करता और दोनों खूब गपशप लगाते। हम सब मिलकर खाना खाते, लेकिन मैं हमेशा गुड्डू की मौजूदगी में मुझे बेचैनी महसूस होती थी। शायद मेरी ये नापसंद की वजह थी। शायद वह सच में बुरा इंसान नहीं था, लेकिन दिल का शक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। जिंदगी हमेशा इसी तरह चल रही थी। भगवान ने एक बार फिर हम पर अपनी कृपा बनाई थी। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस बार रॉबिन ने पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखा था और हर वक्त मेरे आराम का ध्यान रखता था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता। हर मुमकिन तरीके से मुझे खुश रखने की कोशिश करता। मेरी सास पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल करने लगी। वह कहती थी इस बार भगवान ने चाहा हमारे घर में खुशियाँ जरूर आएगी। इस बार भी 2 महीने पूरे हो चुके थे। हम डॉक्टर के पास गए। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी सब कुछ ठीक ठाक हो, पिछली बार की तरह कोई बुरी खबर ना सुनाए। डॉक्टर ने मेरी जांच के बाद बताया इस बार एक ही बच्चा है। रॉबिन और मैं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर की गंभीर आवाज़ ने हमारे चेहरों की खुशी को धुंधला कर दिया था। बोली कि मेरी तबीयत एक बार फिर बिगड़ने वाली है और मेरी बच्चेदानी बहुत कमज़ोर है जिसमें बच्चा सही से ग्रो नहीं कर पा रहा। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने बेचैनी से रॉबिन का हाथ थामा। डॉक्टर की बात जैसे सही साबित होने लगी। कुछ दिन के बाद मुझे दोबारा खून आना शुरू हो गया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। हमें अस्पताल जाना पड़ा। वहाँ जाकर मालूम हुआ एक बार फिर मेरा बच्चा नुकसान हो चुका था। ये दूसरी बार था जब फिर से खुशी हमारे चौखट से आकर वापस लौट गई थी। रॉबिन एक बार फिर बेऔलाद हो गए थे। मैं शक में थी, न रो रही थी न कुछ बोल पा रही थी। मेरे अंदर कोई एहसास नहीं बचा था। रॉबिन का हाल भी कुछ अलग था।
लेकिन इस बार पहले की तरह चुप और मायूस नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर ने हमें एक बुरी खबर सुनाकर बड़े डॉक्टर के पास रेफर कर दिया था ताकि मेरी जांच बिल्कुल बारीकी से हो जाए। जहां जाकर पता चला कि मेरी बच्चेदानी बहुत कमजोर है और यही बात उस डॉक्टर ने भी बताया था। इस वजह से बच्चा ज्यादा महीने तक नहीं टिक पाता। बड़ी डॉक्टर ने रॉबिन से कहा कि मेरी उम्र कम है और इस वक्त मेरे जिस्म में वह ताकत नहीं जो एक सेहतमंद प्रेग्नेंट औरत में होनी चाहिए। उसने सलाह दी कि मुझे कम से कम 2-3 साल पूरा आराम दिया जाए ताकि मेरा जिस्म इस काबिल हो सके मैं सेहतमंद औलाद को जन्म दे सकूं। डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे एक पल उम्मीद की किरण जागी थी। शायद कुछ साल के बाद मैं मां बन सकूंगी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अब मैं अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दूंगी और रॉबिन को भी इस बात के लिए समझाऊंगी कि वह थोड़ा सब्र कर ले। लेकिन जैसे ही हम लोग घर वापस आए, रॉबिन ने ऐसा शब्द कहा कि मैं हैरान रह गई। घर आते ही रॉबिन ने धीरे से कहा, 3 साल तो बहुत दूर की बात है, वह तो 9 महीने भी बर्दाश्त नहीं करता, उसे तो कैसे भी करके अपना बच्चा चाहिए। उसने कहा कि मैं सिर्फ 6 महीने आराम करूं और उसके बाद दोबारा कोशिश करेंगे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, वो पहले से ज्यादा जिद्दी लग रहा था। मैंने नरमी से कहा, डॉक्टर ने जो कहा वह हमारी सेहत के लिए ठीक होगा, हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए ताकि अगली बार कोई समस्या न हो। लेकिन रॉबिन ने मेरी बात अनसुनी कर दी और बोला कि वह और ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। वह पहले ही अपने 3 बच्चों को खो चुका है और अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं भी मां बनने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन अगर मेरी सेहत इस काबिल नहीं है तो इसमें भगवान की मर्जी पर भरोसा कर लेना चाहिए। रॉबिन ने गुस्से से कहा, तुम कैसी माँ हो? तुम्हें लगता है कि वो बच्चे जिंदा नहीं थे? वे हमारे बच्चे थे, हमारी औलाद थी। ये शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। मैंने रोते हुए कहा कि मैं भी उनसे प्यार करती थी, लेकिन शायद उनकी किस्मत में जिंदगी नहीं थी। रॉबिन ने मेरी बात काट दी और कहा, वे अपने बच्चे की मौत को किस्मत का लिखा नहीं समझते, बल्कि मेरी कमी समझते हैं, जिसका बदला ये है कि हम जल्द से जल्द और कोशिश करें। रॉबिन की ये बातें सुनकर मैं चुप हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वक्त के चोट से परेशान है, शायद इसलिए कि ये सदमा मुझसे ज्यादा वो खुद ले रहे थे। लेकिन फिर भी मैं उसके इस बेसब्री की समझ नहीं आ रही थी। अगर हमने डॉक्टर की बात ना मानी तो ये खतरनाक हो सकता है, मेरी सेहत और ज्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद कुछ टाइम के बाद रॉबिन को समझ आ जाएगी कि मैं अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद हूँ। शायद वो मान जाए कि हमें कुछ साल तक सब्र कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम नहीं था इस कहानी का अगला मोड़ मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मैंने सोचा था कि कम से कम 5 महीने तो मुझे आराम के लिए मिल जाएंगे। मैंने खुद को तसल्ली दी थी, इस बार मैं अपने सेहत पर और ज्यादा ध्यान दूंगी, अपने जिस्म को इतना मजबूत कर लूंगी, जब दोबारा प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मैं एक सेहतमंद बच्चे को जन्म भी दूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 2 महीने बीते थे कि मुझे महसूस होने लगा शायद मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। ये ख्याल आते ही मेरे दिल में घबराहट दौड़ गई। मैं जल्दी डॉक्टर के पास गई ताकि इस बात की जांच कर सकूं। डॉक्टर ने मेरे अच्छे से जांच की कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूं तो डॉक्टर एकदम गुस्सा होकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें साफ साफ मैंने समझाया था तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, तुम्हारी बच्चेदानी कमजोर है, तुम्हें कम से कम 4 साल तक आराम कर लेना चाहिए था। अगर तुम मर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं चुप से उसकी बातें सुनती रही। दिल में बस यही ख्याल आ रहा था, अब क्या होगा? डॉक्टर ने मुझे सख्ती से डांट दिया, मैं तुम्हारा केस नहीं लूंगी, मुझे अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना, तुम चली जाओ यहाँ से और दोबारा ऐसी लापरवाही न करना। मैं दिल ही दिल में जानती थी कि सरकारी अस्पताल में यही सब होता है, उनके पास इतना समय नहीं होता कि किसी की मजबूरी को समझ सके। लेकिन फिर भी डॉक्टर की ये बातें सुनकर मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ आ गया था। मैं जानती थी कि मेरा प्रेग्नेंट होना खतरे से खाली नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? जब मैंने रॉबिन को ये सारी बातें बताई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह जल्दी बोला, ये कौन होती है? मेरी पत्नी का इलाज से मना करने वाली? अगर ये सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करेगी तो मैं तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। मैंने रॉबिन को समझाने की बहुत कोशिश की, हम प्राइवेट अस्पताल के खर्चे नहीं उठा सकते, लेकिन वो बहुत जिद्दी था। कहने लगा, मैं कर लूंगा। रॉबिन मुझे एक अच्छे प्राइवेट अस्पताल में ले गया। वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छी और नरमी से बात करने वाली थी, लेकिन रॉबिन ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि उसे अपनी पिछली मेडिकल रिपोर्ट नहीं बतानी, वरना वो मेरा केस नहीं लेगी। मैंने भी रॉबिन की बात मान ली और जब डॉक्टर ने पूछा, ये मेरा पहला बच्चा है या इससे पहले भी कोई तुम्हें बच्चा पैदा हुआ था, तो मैंने सर झुकाकर कह दिया कि मेरा पहला बच्चा है।
उसने मेरा केस ले लिया और कुछ दवाई लिख दी। घर वापस आकर मैंने रॉबिन से हैरान होकर पूछा कि उसे औलाद की इतनी जल्दी क्यों है। वह कहने लगा, औलाद की नहीं पड़ी होगी तो और किस चीज़ की पड़ी होगी। भगवान ने पत्नी अच्छी दे दी है, अब मुझे औलाद चाहिए। मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि औलाद की इच्छा अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी सेहत भी तो ज़रूरी है। उसी शाम में अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मैंने उनसे भी यही सवाल किया, रॉबिन औलाद के मामले में इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। मेरी सास ने एक गहरी सांस ली और बीते हुए यादों में खो गई। उन्होंने रॉबिन के बारे में जो बात बताई, शायद इसलिए रॉबिन बच्चों के लिए इतना एक्साइटेड था। जब रॉबिन 2 साल का था तो हम लोग ऐसे इलाके में रहा करते थे जहाँ पर उसके साथ खेलने के लिए कोई बच्चे नहीं आ सकते थे। तब से ये बहुत अकेला महसूस करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो कहता था मुझे छोटा भाई या छोटी बहन चाहिए, लेकिन भगवान ने हम पर दोबारा अपनी कृपा नहीं की। हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। उसने अपना सारा बचपन अकेले बिताया। तब से ये इच्छा उसके दिल में बैठ गई। बेटा, वैसे देखा जाए इतनी बुरी इच्छा भी नहीं। औलाद तो सबको चाहिए होती है। मैं अपनी सास को क्या समझाती। औलाद तो भगवान दे सकता है, लेकिन मेरी सेहत भी तो जरूरी है। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा था कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है और अगर इस बार बच्चा खराब हो गया तो क्या हम ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन रॉबिन ने कहा था इस बार कुछ नहीं होगा। मैंने एक दिन देखा, गुड्डू हमारे घर आया हुआ था। मेरा पति उसके साथ बैठकर बातें कर रहा था। गुड्डू हमारे घर कम ही आता था, लेकिन जब भी आता रॉबिन उसे बड़े मान सम्मान से बिठाता था। खाना पीना होता था, बड़ी देर तक उससे बातें करता था। मैंने दरवाजे से झांका तो रॉबिन ने मुझे देखते ही कहा, शोभा जरा चाय बना दो। मैं जल्दी किचन में चली गई। गुड्डू के साथ वैसे भी हमारा परिवार जैसा रिश्ता था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुई। मैं चाय बनाकर जैसे ही कमरे की तरफ गई तो मेरे कदम दरवाजे पर ही रुक गए। अंदर से मेरी ही बातें हो रही थी। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। गुड्डू कह रहा था, अब यही काम करना होगा तुम्हें भाभी का, और कोई तरीका नहीं। मैं चौंक गई। भाभी तरीका, यानी मेरे बारे में कोई बात हो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनने की कोशिश की। इतने में रॉबिन की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी चाय का ट्रे रॉबिन के हाथ में संभालते हुए दिया। मैं बोली, चाय लेकर आई थी। मैंने जानबूझकर बात को बदल दी, क्योंकि अगर मैं कुछ पूछती तो शायद रॉबिन को बुरा लगता। उसने कहा, यहाँ रख दो, और फिर गुड्डू से बात करने लगा। मैं चुपचाप कमरे से निकल आई, लेकिन मेरा दिमाग बार बार इस बात पर उलझा हुआ था। आखिर वे दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। गुड्डू रॉबिन को कौन सी बात बता रहा था। खैर, अगले दिन रॉबिन एक अजीब सा सरप्राइज लेकर आया। उसके हाथ में मछलियों से भरा पन्नी था, और मैं जब रॉबिन से पूछा तो उसने भी यही बताया, ये मछली है और बहुत ही महंगी मछली है। पर मुझे उसका मीट देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह नहीं लग रहा था कि वो मछली है। रॉबिन ने कहा, ये मछली माँ के हाथ में दे दो। मैंने वो मछली ले जाकर माँ को दे दिया। रॉबिन भी माँ के पास चला गया और कहने लगा, माँ, ये मछली शोभा के लिए है, इसको बना देना और साथ में रोटियां भी तैयार कर लेना। मेरी सास ने हैरानी से वो पन्नी खोला तो उसमें मछलियाँ थी। उसने माँ से कहा, ये बहुत महंगी मछली है जिसे हम कभी खरीद नहीं सकते। सास ने हैरान होकर रॉबिन की तरफ देखा। बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि शोभा अच्छा खाए, लेकिन ये मछली बहुत महंगा है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे। रॉबिन ने हाथ झटका और कहा, ये मेरी समस्या है माँ, आप लोगों की नहीं। बस आप उसका खाने पीने का ख्याल रखो। और हाँ, ये मछली सिर्फ शोभा के लिए है, कोई और इसमें एक पीस भी नहीं खाएगा। सास का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उनका दिल शायद बुरा मान गया था कि रॉबिन शायद ये समझ रहा है इस मीट में से हम सभी खाएंगे। उन्होंने गुस्से से कहा, ठीक है, सारा का सारा तेरी पत्नी के लिए ही बना दिया करूंगी। रॉबिन जाते हुए बोला, हाँ, और इसमें तरी ना लगाना ताकि इसमें बदबू ना आए। बदबू नहीं आती, उसकी तो अपनी ही खुशबू होती है। रॉबिन कुछ कहे बगैर निकल गया। उसके जाने के बाद सास ने वो मछली को देखते हुए सर झटका, फिर किचन में जाकर उसको बनाने लगी। उस दिन के बाद मेरा खाने पीने का टाइम टेबल सब कुछ बदल गया। रॉबिन के सामने मेरी सास वो मछलियाँ ही खिलाती थी, और रॉबिन के ना होते हुए वो मुझे फल फ्रूट, दूध, केसर, बादाम, वे सारी चीज़ें खिलाती। रॉबिन का कहना था मुझे सिर्फ उसकी लाई हुई वही मछलियाँ खिलानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना। रॉबिन के होते हुए मैं वो चीज़ खाती थी। उसके जाते ही मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मुझे मजबूरी में वो मछली खानी पड़ती। मुझे मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन रॉबिन का कहना था मैं उसे खाने से मना नहीं कर सकती। सास बहुत अच्छी तरह से पकाती थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत खा भी लेती थी। लेकिन रॉबिन जब भी घर पर होता तो वो मेरे सामने बैठकर जबरदस्ती मुझे खिलाता,
लेकिन एक बात जरूरी थी, रोबिन जब भी मछली लेकर आता उसमें एक बहुत बुरी स्मेल होती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसे देखते ही मुझे बहुत उल्टी आती, और मेरा ही नहीं मेरी सास का भी यही हाल था, उनको भी बहुत उल्टी आती। लेकिन हम दोनों ही रोबिन के सामने मजबूर थे। मेरी सास को वो बनाना पड़ता था और मुझे खाना पड़ता था। लेकिन उसमें एक और आश्चर्य की बात थी कि मेरी सास उस मीट को बना देती तो उसमें खुशबू उतर आती थी, और शायद मैं इसलिए खा भी लेती थी। लेकिन मैं इस बात को जानती जरूर थी, लेकिन मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। मैं अपने सेहत पर बहुत ध्यान दे रही थी। रोबिन कहता, पूरे 9 महीने तुमने बस यही खाना है। ये कहकर वो मुझे और ज़्यादा खाने पर मजबूर करता। मैं कभी हंसती, कभी तंग हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर खुश थी कि कम से कम रोबिन को मेरी सेहत की फिक्र तो है, वरना आजकल के ज़माने में तो पति पत्नी का खाने का भी ध्यान नहीं रखते। मैंने भी ये सोचकर वो मीट खाना शुरू कर दिया। अगर उससे मेरी सेहत ठीक होती है तो कोई हर्ज नहीं। टाइम बीतता गया, मेरा दूसरा महीना पूरा हो गया। रोबिन बार बार कहता था कि जब भी मुझे कोई समस्या हुई है तो दूसरे महीने पर ही हुई है, बस ये दूसरा महीना ठीक से बीत जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी मेरी प्रेगनेंसी ठीक से हो। जब मेरा दूसरा महीना लगा, लेकिन इस बार बिना कोई परेशानी के वो महीना बीत गया, तो रोबिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तक मेरी तबीयत भी ठीक ठाक जा रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी सेहत अब सच में ठीक हो रही थी। शायद रोबिन का ये तरीका काम कर गया था, लेकिन दिल में अभी तक एक सवाल था। उस दिन जब गुड्डू और रोबिन मेरे बारे में बात कर रहे थे, वो कौन सी बात थी, किस बारे में वे दोनों बात कर रहे थे। मैंने फैसला किया मैं जल्दी ही उस बात का पता लगा लूंगी। मेरी तबीयत अब ठीक जा रही थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मैं खुद से पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, ना कोई ज़्यादा कमज़ोर थी, ना ही कोई बड़ी तकलीफ। रोबिन का रवैया मेरे लिए पहले से ज़्यादा नरम था, बल्कि अब तो वो मेरी हर ज़रूरत का हद से ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। पहले भी वो मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन इस बार जैसे कुछ अलग ही था। वह हर वक्त मेरी तबीयत के बारे में पूछा करता था। वह अक्सर मंदिर में खड़ा होकर रोता रहता था। उसे कई बार मैंने रोते हुए भी देखा था। भगवान से प्रार्थना करता, सर झुकाए, आंखें बंद किए किसी पाप की माफ़ी मांग रहा होता। मैं हैरान थी, आखिर वे कौन सा पाप कर चुका है जिसके लिए वह इतना परेशान था। शुरू में मैंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये रोज़ का काम बन गया तो मुझे अब फिक्र होने लगी थी। फिर उसकी एक और अजीब आदत सामने आई। वह बार बार मुझसे पूछता था, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, उल्टी तो नहीं आ रही तुम्हें, किसी चीज़ से बदबू तो नहीं आ रही। मैं समझी कि शायद वो मेरे तबीयत के बारे में ख्याल रख रहा है, लेकिन जब वो बार बार एक ही सवाल दोहराता तो मैं उलझ जाती। यूं पूछता जैसे उसे किसी खतरे का डर हो, जैसे वह चाहता हो कि मैं हर हाल में कहूँ कि सब ठीक है। मैं हैरान रह जाती। पहले भी वो मेरा ख्याल ही रखता था, लेकिन इस बार इस तरह परेशान क्यों है, जैसे न जाने क्या होने वाला हो। और सबसे अजीब बात ये थी, इस बार मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहा था। पहले तो वो मामूली से तकलीफ में भी जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाता था, मेरा हर चेकअप करवाता था, हर टेस्ट करवाता था। इस बार वह ऐसा नहीं कर रहा था। एक बार मेरे पेट में हल्का सा दर्द हुआ तो वह जल्दी डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन वहां जाकर भी उसने मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। जब वो हर मामले में इतना चौकन्ना था तो अल्ट्रासाउंड से क्यों डर रहा था। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा था, रोबिन आपने पहले हमेशा मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया था, इस बार क्यों नहीं करवाया। उसने मामूली मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तबीयत ठीक है तो बार बार डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगा शायद डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल सच में बहुत महंगा था, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग थे। बार बार अस्पताल के चक्कर लगाना हमारे लिए महंगा पड़ता था। लेकिन फिर उसने एक और अजीब बात कही, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना अच्छा नहीं होता। रोबिन ऐसा क्यों कह रहा था। मैंने और ज़्यादा सवाल करने का इरादा कर लिया, लेकिन वह बात को बदल देता था और मैं हर बार उलझ जाती थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे शक को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। रात के करीब 3 बज रहे थे। मैं किसी हल्की आवाज़ की वजह से जाग गई थी। मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि रोबिन बिस्तर पर बैठा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं घबराकर बोली, रोबिन आप जाग क्यों रहे हो, रात के 3 बज गए हैं, आप सो क्यों नहीं रहे। वह यूं बैठकर मुझे देखे जा रहा था। वह थोड़ा चौंक गया था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो जिसे वह छुपाना चाहता था। उसने जल्दी नजरें चुराई और बोला, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। मुझे उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह सच में किसी गहरी सोच में था, किसी उलझन में फंसा हुआ था। मैंने और ज़्यादा सवाल करना चाहा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। मैंने सोचा शायद उस पर कोई दबाव है, घर की कोई समस्या की फिक्र है। लेकिन मैंने गौर किया वह बहुत परेशानी में है। घर की परेशानी तो कई महीनों से चल रही थी।
वह अक्सर चुप से बैठ जाता, खोया खोया सा रहता, किसी सोच में डूबा रहता। जब मैं उसके कंधे पर हाथ रखती तो यूं चौंक जाता जैसे किसी ने उसे जोर से हिला दिया हो। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी, वह बार बार मुझसे अजीब सवाल करता। तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, कुछ बुरा तो महसूस नहीं हो रहा? ये सब सुनकर मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने कई बार उससे कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर भी वह बार बार वही सवाल करता, जैसे उसे किसी अनहोनी का डर हो, जिसे वह जानना चाहता हो, कुछ ऐसा होने वाला हो जो मुझसे छुपा रहा हो। लेकिन भगवान की कृपा थी, महीने बीत रहे थे और अब सिर्फ 1 महीना रह गया था। मुझे एक तरफ रॉबिन की बेबसी परेशानी बहुत सता रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे खुशी भी हो रही थी। सब ठीक से चल रहा था। अगर कुछ बुरा होना होता तो शायद अब तक हो चुका होता, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में ये सवाल अब भी जिंदा था। रॉबिन आखिर किस बात से इतना डरा हुआ था? वह किस बात से भगवान से माफी मांग रहा था? मेरे बारे में इतने सवाल क्यों कर रहा था? सबसे बढ़कर उसने मेरा इस बार अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवाना चाहता था? ये सवाल मेरे नींदें उड़ाने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा 1 महीना और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ। जैसा भी हो, उस दिन मामूली सा दिन था। अपने कमरे में बैठे आराम कर रहे थे। मेरी सास अचानक अंदर आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा गम दिखाई दिया, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन शब्द ढूंढ रही हो। मेरे पास बैठ गई, मेरे हाथ को नरमी से थामा और फिर एक पल के लिए तो परेशानी से बोली, बेटा तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो ना? मुझे ये सवाल कुछ अजीब सा लगा। मैं हैरानी से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल करती हूँ, क्यों नहीं करूँगी? आपके सामने ही तो वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मेरे लिए रोजाना मछली लेकर आते हैं, जबकि जो मछली लाते हैं वह कितनी महंगी है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो मैं उनसे मोहब्बत क्यों ना करूं? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने एक लंबी सांस ली, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बस बेटा इसी तरह हमेशा उसका ख्याल रखना, उसे मोहब्बत करना, कोई गलती करे तो उसे जल्दी माफ कर देना। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो रहा था। ये बातें कोई आम बात नहीं थी, बल्कि उसमें कोई गहरी बात छुपी हुई थी। मैंने उनकी तरफ गौर से देखा। वह कुछ बेचैन लग रही थी, जैसे कोई बोझ अपने दिल से हल्का कर रही हो। मैंने नरमी से कहा, माँ आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? वह जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा सब ठीक है, बस दिल चाहा कि तुमसे ये बात करूं। मैंने और ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था कुछ होने वाला है, कोई ऐसी बात मुझसे छुपाई जा रही है। मगर मैंने खुद को तसल्ली दिया, शायद मेरी सास बस एक आम सी बात कर रही थी। उस रात कुछ अजीब हुआ। गहरी नींद में थी जब अचानक एक जोरदार चीख सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैंने घबरा कर देखा तो रॉबिन बुरी तरह कांप रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, आंखों में डर था, जैसे कोई भयानक सपना देखकर जागा हो। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ रॉबिन, सब ठीक तो है ना? वह थर थर कांप रहा था। आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, मुझे माफ कर दो। मैं हैरान हो गई, जिस दिन के लिए उसने इतनी तैयारी की थी, इतने पैसे खर्च किए, मेरा इतना ख्याल रखा, आज जब वो दिन आने वाला था तो वो कह रहा था ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल उभर रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त खुद बहुत तकलीफ में थी। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरा आखिरी टाइम था, जैसे किसी ने मेरे पेट पर कोई बोझ डाल दिया हो। मैंने हिम्मत करके कहा, रॉबिन मुझे जल्दी अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वह एकदम पीछे हट गया और घबराए हुए अंदाज में बोला, नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह किसी बुरी खबर का इंतजार कर रहा हो, जैसे वो पहले से जानता हो कुछ बुरा होने वाला है। मैं अपनी तकलीफ से बेहाल हो रही थी, मगर उसकी बातें, उसका डर मुझे और ज्यादा उलझा रहा था। किसी न किसी तरह मैं खुद को घसीट कर अपनी सास के कमरे तक पहुंचाया। वो मुझे उस हाल में देखकर जल्दी समझ गई थी कि टाइम करीब आ चुका है। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ मेरी मदद करिए, रॉबिन तो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। मेरी सास घबरा गई, जल्दी अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त किया। वे जल्दी से मुझे गाड़ी में ले गई, जबकि रॉबिन पीछे रह गया। मैं हैरान थी, जिस दिन के लिए वह इतने दिनों से तैयारी कर रहा था, आज वह खुद पीछे क्यों रह गया था? वह क्यों इस पल का सामना नहीं करना चाहता था? अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने तसल्ली दी, घबराने की कोई बात नहीं, नॉर्मल केस है, सब ठीक हो जाएगा। मैं तकलीफ से बेहाल थी, मगर मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा सुकून था। मेरा पति मेरा साथ जरूर देगा, लेकिन वह अभी तक नहीं आया था। वह 3 घंटे बाद अस्पताल पहुंचा था और एक मुजरिम की तरह खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह बहुत हारा हुआ, डरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में डर ही डर समाया हुआ था। वह अब अपने आप को सरेंडर कर चुका था। चेहरे पर घबराहट, जैसे ही किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो, जैसे वह जानता हो मगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह अस्पताल के हॉल में टहल रहा था,
बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। अंदर दर्द की तेज लहर उठ रही थी। मेरा जिस्म तकलीफ से चूर हो चुका था, मगर मैंने खुद को संभाल लिया था। मैंने आंखें बंद करके दिल में भगवान से प्रार्थना की, सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे आसपास नर्स और डॉक्टर बिजी थे। मैं धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जा रही थी। मुझे सिर्फ याद है कि मेरी सास मेरे माथे पर हाथ फेर रही थी और आखिरी चीख जो मैंने सुनी वह नर्स की आवाज़ थी जो कह रही थी, बधाई हो, बच्चा होने वाला है। मेरे कानों तक जो बात पहुंची वो जैसे एक तूफान की तरह मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मेरे पति की आवाज़ अस्पताल के कॉरिडोर में सुनाई दे रही थी। वो बुरी तरह से रो रहा था, चीख रहा था, उसने बहुत बुरा पाप कर दिया। उसकी ये आवाज़ मेरे दिल पर छुरी की तरह लग रही थी, क्योंकि मैं उसे जानती थी वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरे पति की बातों से ये डर लग रहा था। उसने मुझे 9 महीने तक इतना खिलाया पिलाया था, शायद दूसरा आदमी कभी न करता। लेकिन मुझे नहीं पता था वह किस पाप की बात कर रहा था, और वह अपना सारा जुर्म उस अस्पताल के कॉरिडोर में स्वीकार कर चुका था। उसके जिगरी दोस्त गुड्डू ने उसको ये सलाह दी थी। उसको एक अघोरी बाबा के पास लेकर गया था, जिसने उसको ये टोटका बताया था कि भेड़िए की मादा मीट को खाने से किसी भी कमजोर औरत के कोख को मजबूत कर सकता है, और इतना मजबूत कि वह 5 किलो वजन भी बर्दाश्त कर सकती है, ताकि वह एक साथ कई बच्चे पैदा कर सके। उसका मानना था मेरी कोख कमजोर है और यही वजह थी कि उसने ऐसा कदम उठाया था। ये बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे बदन का खून सूख गया हो। मैं अपने पति की मोहब्बत पर शक करने लगी थी। वह जो कुछ भी कह रहा था उसके पीछे किसी बड़ी गहरी सोच या डर की झलक दिखाई दे रही थी। उसने जो कुछ किया वह सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे के लिए नहीं, बल्कि उसके दिमाग की गलत उपज और गलत दोस्तों की सलाह का नतीजा था, और एक महा अंधविश्वास जिसमें किसी की